अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेक्चर 1 जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था उसके हम पीएमसी पेड टेस्ट से उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और फिर हम अपना न्यू लेक्चर आगे वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू देखें, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द पाइसम सेटिवम। कि जो पी प्लांट है उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर कितने होते हैं। तो बच्चे टोटल क्रोमोसोम पूछे रहे हैं, टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो 14 होते हैं। और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स की बात करें तो फिर पेयर्स कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। पेयर पूछे जाए तो फिर 7 आंसर होगा, अगर टोटल क्रोमोसोम पूछ रहे हैं तो वो 14 होंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट इज़ ओनली टाल when it has a heterozygous genotype. If two heterozygous plants are crossed, what is the probability of their offspring will also be tall। मतलब यहाँ पर हमने बच्चे जो क्रॉस करवाना है वो हेट्रोजाइगस से करवाना है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हमने क्रॉस करवाया कैपिटल टी और स्मॉल टी से। अब इसके बच्चे हम गैमेट्स देख लेते हैं। देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट पेरेंट है ये 2 टाइप्स ऑफ गैमेट बनाएगा। कौन कौन से, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इस तरह ये भी पेरेंट कौन से 2 बनाएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। हमने इनकी पोनेंट्स के डायग्राम बना लिए। अब इनको बच्चे कंबाइन करते जाएं तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, कैपिटल टी, सेकंड में आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और एंड पे क्या आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसमें देखें बच्चे, अब अगर इसकी जीनोटाइप की बात करें तो जो फर्स्ट आएगा बॉक्स में आएगा वो आएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये जो 2 होंगे ये आएंगे हेट्रोजाइगस, और लास्ट वाला क्या आएगा, होमोजाइगस रिसेसिव। अब बच्चे आई थिंक इस एमसीक्यूज़ का जो कंडीशन हमें बताई गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इसका हम आंसर देखें तो ये की में रॉन्ग है। देखें कंडीशन ये बताई है कि वो प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ टाल उस वक्त हैं अगर वो हेट्रोजाइगस होंगे। अब यहाँ पर होमोजाइगस की बात नहीं की, जस्ट ये पूछा गया, कहा गया कि वो हेट्रोजाइगस होंगे तो वो टाल होंगे। अब हमने 2 हाइड्रोजाइगस को क्रॉस करवाया, ये बचे उनके जो हैं वो ऑफ स्प्रिंग आ गए। अब इनमें से देखना है कि हमने कितने परसेंट जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो भी हेट्रोजाइगस होंगे। तो मीन हम फिर ये देखेंगे कि जो जो इस पुनेट स्क्वायर के अंदर जो जो हेट्रोजाइगस होंगे वही फिर टाल होंगे। तो अब बच्चे हेट्रोजाइगस कितने आ रहे हैं, वो तो जस्ट 2 आ रहे हैं। तो फिर आंसर इसका क्या होना चाहिए, आंसर तो 50% होना चाहिए कि जो 50% यहाँ पर जो प्रोडक्ट में आ रहे हैं ऑफ स्प्रिंग वो हेट्रोजाइगस है और वही क्या होंगे, टाल होंगे। लेकिन अगर हम इसको वो डोमिनेंट और रिसेसिव कंसेप्ट के देखें, अगर हम ये कहें कि जो टाल है वो डोमिनेंट है और जो डवार्फ है वो क्या है हमारे पास रिसेसिव है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखें तो फिर रेशो बनेगी 3:1 कि जो 3 होंगे वो टाल होंगे, जो 1 होगा वो डवार्फ होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, 75%। लेकिन आई थिंक उन्होंने जो कंडीशन सेट की है कि वो टाल सिर्फ उस वक्त होंगे जब उनकी जीनोटाइप हेट्रोजाइगस होगी। मीन यहाँ पर होमोजाइगस की बात नहीं की गई, जस्ट हेट्रोजाइगस। तो चूँकि हेट्रोजाइगस 2 आ रहे हैं तो इसका आंसर वैसे क्या आना चाहिए, 50% आना चाहिए कि 50% जो फिर ऑफ स्प्रिंग होंगे वो टाल होंगे, वो हेट्रोजाइगस होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर उसकी फिनोटाइप के लिहाज से बात करेंगे फिर वो 3:1 ही आएगा, 3 टाल होंगे 1 डवार्फ होगा, फिर 75 आंसर आएगा। अब प्योर ब्रीडिंग टाल pea plant was crossed to the dwarf plant, what will be the frequency of the dwarf plant in F2 generation। अब बच्चे देखिए यहाँ पर ये तो सिंपल है बिल्कुल, टाल प्लांट वो डोमिनेंट है, डवार्फ वो क्या रिसेसिव है। जब इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन में आएंगे वो ऑल टाल आएंगे। क्यों, क्योंकि जो टाल है वो डवार्फ पे क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन जब इनका हम F2 क्रॉस करवाएंगे तो मुझे पता रेशो कितनी आती है, 3:1। मीन जो 3/4 होंगे वो टाल आएंगे और जो 1/4 आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, रिसेसिव वाले डवार्फ आएंगे। तो 1/4 को डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.25। कि जो 0.25 होंगे बच्चे वो हमारे पास डवार्फ होंगे, और 3/4 जो होंगे हमारे पास यानी 0.75 वो हमारे पास क्या होंगे, टाल होंगे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिनोटिपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बच्चे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटिपिक रेशो आती है वो आती है 3:1, और अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो वो कितनी आती थी, 1:2:1। मीन जो 1 है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 हेट्रोजाइगस हैं और 1 क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। अब फिनोटिपिक रेशो का पूछा गया है तो बच्चे वो कितनी होगी, 3:1। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। What is the phenotypic ratio of a cross between a plant with blue flowers and a plant with the white flowers। अब बच्चे देखिए जब इनका क्रॉस करवाएंगे, ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग है, ये ट्रू ब्रीडिंग
ब्लू फ्लावर वाले हैं, और ये ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर वाले हैं। ये डोमिनेंट है, ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है। तो बच्चे में पता है कि जब इनकी ये एट द सेम टाइम हम वन कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं, मीन ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। और बच्चे इस वक्त इनकी जो F1 जो जनरेशन आएगी वो आल क्या होंगे, आल ब्लू होंगे। क्यों? क्योंकि ब्लू इज़ डोमिनेंट ओवर द वाइट। तो F1 जो जनरेशन होगी फर्स्ट, उसमें सब के सब क्या आएंगे, आल ब्लू आएंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कंपोजिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्वेबल करेक्टर और ट्रेट्स इज कॉल्ड। बच्चे जो उसके ऑब्जर्वेबल जो करेक्टर्स होते हैं या उसकी जो अपीयरेंस होती है ट्रेट की, उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। In a dihybrid cross, what fraction of offspring will be homozygous for both traits? हाँ जी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, मतलब हम सीड शेप की बात भी करेंगे और सीड कलर की बात भी करेंगे। तो बच्चे जो F1 जो जनरेशन आती है, F1 वो सारे के सारे कौन से आएंगे इस कंडीशन के अंदर, वो राउंड और येलो आएंगे। क्योंकि जो राउंड है वो रिंकल्ड पे डोमिनेंट है और जो येलो है वो ग्रीन पे डोमिनेंट है। तो F1 के अंदर सब के सब कौन से आएंगे, राउंड एंड येलो। फिर जब हम इन F1 और F1 का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशो आई थी ना, मैं फिनोटिपिक रेशो की बात कर रहा हूँ, वो आई थी 9:3:3:1 के जो 9 थे वो हमारे पास बचे थे राउंड एंड येलो, जो 3 थे वो थे राउंड एंड ग्रीन, फिर जो 3 थे वो थे रिंकल्ड एंड येलो, और जो 1 था वो हमारे पास क्या था, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो होमोजाइगस वाले होंगे वो कितने होंगे। तो बच्चे ये तो इनकी फिनोटिपिक रेशियो है, ये जीनोटिपिक रेशियो नहीं है। जब हम इनकी जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो बच्चे इन टोटल 16 में से जस्ट हमारे पास जो एक होता है वो होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब जिसके अंदर ये सारे अलील कैप मतलब जो होते हैं वो डोमिनेंट वाले होते हैं, ये देख। और एक हमारे पास बच्चे ऐसा आता है कि जिसके अंदर सारे के सारे अलील क्या होते हैं, वो रिसेसिव होते हैं। मतलब इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। ये बच्चे होगा राउंड एंड येलो और ये होगा ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो चूंकि सिर्फ और सिर्फ 16 में से सिर्फ और सिर्फ 2 जो हमारे पास आएंगे वो ही होमोजाइगस आएंगे फॉर बोथ ट्रेट्स। तो मीन 16 में से टोटल होमोजाइगस कितने आ रहे हैं बच्चे, वो 2 आ रहे हैं। तो हम 2/16 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/8। 2 8 ज़र 16 होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात आ रही है तो मतलब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन बच्चे क्या है, 3:1, ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो है। बी ऑप्शन में 1:2:1, तो ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो है। 9:3:3:1, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो है। मतलब इन तीनों में से कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। अच्छा देखिए बच्चे, अब आपने ये बात याद रखनी है, ये जो 9:3:3:1 है ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो हैं। तो आपने याद रखना है कि जो उनकी जीनोटिपिक जो रेशियो होती हैं वो टोटल 9 होती हैं। टोटल जीनोटिपिक रेशियो कितनी होती हैं, 9। जैसे देखें ना इधर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो टोटल जीनोटिपिक रेशियो है वो 3 है, मतलब 1:2:1, और उधर 9 डिफरेंट जीनोटिपिक रेशियोज आती हैं। अब इसमें से आप एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे बात की थी 9:3:3:1, और इसमें हमने कहा था कि जो 9 होते हैं वो राउंड एंड येलो होते हैं। अब उनकी जो फिनोटाइप है वो राउंड एंड येलो है। इसमें फर्दर फिर जो एक ऐसा होगा जो होमोजाइगस होगा, मीन वो राउंड में भी होमोजाइगस होगा और वो कलर में भी होमोजाइगस होगा, मतलब येलो, उसकी ये बच्चे बनेगी जीनोटाइप, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास बच्चे जो 4 हैं वो 4 ऐसे बनेंगे जो दोनों ट्रेड्स के लिए हेटेरोजाइगस होंगे, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब है ये भी येलो एंड राउंड, लेकिन इसकी जो जीनोटाइप होगी वो अलग है। इस तरह हमारे पास जो 2 आएंगे बच्चे वो हमारे पास ऐसे आएंगे कि जिनके अंदर कैपिटल आर होगा और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा। अब ये भी राउंड एंड येलो हैं लेकिन इनके जीनोटाइप डिफरेंट है। और फिर हमारे पास जो 2 होंगे वो ऐसे आएंगे बच्चे कि जिनके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई आएंगे। अब ये भी क्या है बच्चे, ये भी हमारे पास राउंड एंड येलो है लेकिन इनकी भी जीनोटाइप क्या है, वो भी डिफरेंट है। तो मीन जो हमें फिनोटिपिकली जो हमें 9 राउंड एंड येलो नज़र आ रहे थे, उनके अंदर भी 4 डिफरेंट जीनोटाइप हैं।
अब मैंने आपको बता दिए कि उनमें से देखें ये टोटल जो 9 है ना हैं सारे बच्चे ये राउंड एंड येलो, लेकिन उनके अंदर जो जीनोटाइप उनकी वो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूअर नेबर हैज़ अ फ्लावर garden in which there are red flowers and white flowers. These flowers are diploid organism and flower color is an autosomal trait. The gene for the red flower is dominant and while the gene for the white flower is recessive. मतलब जो red का है वो dominant है कैपिटल R और जो स्मॉल r है वो रिसेसिव है वाइट फ्लावर का। वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जीनोटाइप ऑफ अ वाइट फ्लावर। बच्चे देखिए एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो हमें पता है कि जब भी उनकी जीनोटाइप के अंदर जब भी एक कम से कम एक कैपिटल R आ जाएगा तो वो तो फिर रेड बन जाएगा फ्लावर। अब हमने ये बताना है कि वो फ्लावर वाइट कब बनेगा, तो बच्चे वो एक ही कंडीशन है कि वो वाइट फ्लावर कब आएगा, जब उसकी जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस रिसेसिव होगी। मीन दोनों जब कैपिटल स्मॉल आर होंगे, दोनों स्मॉल आर, तो तब ये फ्लावर क्या होगा, वाइट होगा, होमोजाइगस रिसेसिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजाइगोट। बच्चे हेट्रोजाइगोट हमने कहा था कि जो दोनों के दोनों जो अलील होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। ऑप्शन वन को देखें तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, बोथ एंड भी ये भी नहीं हो सकता, फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फिनोटाइप। बच्चे फिनोटाइप हम किसे बोलते हैं, उसकी ट्रेट की अपीयरेंस को बोलते हैं, और यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कैपिटल ए स्मॉल ए, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ब्राउन हेयर, तो बच्चे ब्राउन हेयर जो होगी वो उसकी फिनोटाइप होगी। होमोजाइगस क्रोमोसोम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे याद रखना, अब होमोजाइगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं कि जिनका हमने कहा था सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी सेम होगी, उनकी लेंथ भी सेम होगी, उनके ऊपर जीन की जो लोकस होते हैं उनकी पोजीशन वो भी सेम होती। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं बच्चे ये डिप्लॉयड सेल के अंदर होते हैं। पॉलीप्लॉयड सेल वो सेल होते हैं कि जिनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो नॉर्मल से भी ज़्यादा होते हैं, और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। फिर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिप्लॉयड सेल के डिप्लॉयड सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, वन प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर द पर्पल फ्लावर्स and the other is homozygous recessive for the white flower. What fraction of F2 population will have white flower। बच्चे देखें डोमिनेंट रिसेसिव आ गया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, F1 के अंदर सब के सब जो होंगे वो पर्पल कलर के होंगे, लेकिन जो F2 क्रॉस होगा उसके अंदर हमारी जो फिनोटिपिकल रेशो आएगी वो 3:1 आएगी। जो 3 वाले होंगे वो डोमिनेंट मीन वो पर्पल वाले होंगे, और जो जस्ट 1 होगा वो हमारे पास बच्चे कौन सा होगा, वो वाइट वाला होगा। क्यों, क्योंकि जो वाइट है वो रिसेसिव है स्ट्रेट के अंदर, जो वाइट कलर है वो रिसेसिव है, और जो पर्पल कलर है वो हमारे पास डोमिनेंट है। तो मीन जो 3/4 आएंगे वो पर्पल आएंगे, और जस्ट जो 1/4 आएंगे वो हमारे पास वाइट आएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस्ड यील्ड 3:1 इन F2, व्हाट कुड बी द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चे याद रखना, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम स्टडी करेंगे तो उस वक्त हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब इसमें हमने कहा था कि जब हमारे पास गैमेट्स बनने हैं तो उस वक्त वो जो अलील्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एक जो अलील होगा दूसरे एक अलग गैमेट में जाएगा, और जो दूसरा अलील होगा वो दूसरे गैमेट में जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन पीज द जीन फॉर द येलो कलर इज डोमिनेंट टू द जीन फॉर द ग्रीन कलर। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन पी, व्हाट काइंड ऑफ पी शुड यू क्रॉस विद इट। बच्चे हमने ये ना टेस्ट क्रॉस के अंदर पढ़ा था, हमने बात याद रखनी है कि जब भी हमने किसी भी चीज़ की अगर हमने जीनोटाइप को फाइंड करना हो, तो जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए उस चीज़ को हम किसके साथ क्रॉस करवाते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा सुन लें कि जब भी टेस्ट क्रॉस के अंदर जब भी हमने किसी चीज़ की जीनोटाइप को डिटरमाइन करना हो तो उस चीज़ को हम क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। फिर इसमें हमने 2 केस पढ़े थे। अगर हमारे पास जो F1 के अंदर मतलब जो प्रोजेनी आती है, जो ऑफ स्प्रिंग आते हैं, अगर वो ऑल टू ऑल अगर वो डोमिनेंट वाले आ जाएं, मीन वो सब के सब जो हैं वो हेट्रोजाइगस आ जाएं, ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, अगर वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जिस चीज़ की जीनोटाइप को हम टेस्ट करने जा रहे थे उसकी जीनोटाइप थी होमोजाइगस। इसी तरह अगर उसको हमने क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, और उनमें से हाफ हमारे पास डोमिनेंट वाले आ गए और हाफ हमारे पास रिसेसिव वाले आ जाएंगे, हाफ डोमिनेंट और हाफ हमारे पास कौन से आए, रिसेसिव वाले आए, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस चीज़ की हम जीनोटाइप को टेस्ट करने जा रहे थे वो हमारे पास हेट्रोजाइगस थी। मीन अगर जिस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं अगर वो होमोजाइगस होगी तो फिर सब के सब जो हैं वो डोमिनेंट वाले आएंगे, और अगर जिस चीज़ की जीनोटाइप को हम बच्चे चेक करना चाह रहे हैं अगर वो हेट्रोजाइगस होगी तो फिर हाफ जो होंगे वो डोमिनेंट वाले आएंगे और हाफ वो रिसेसिव वाले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
योर नेबर हैज़ अ फ्लावर गार्डन इन विच देयर आर रेड फ्लावर्स एंड वाइट फ्लावर्स. These flowers are diploid organism and flower color is an autosomal trait. The gene of the red flower is dominant while the gene for the white flower is recessive. Which of the following could be the genotype of red flower? बच्चे चूँकि रेड फ्लावर का जो आर कैपिटल आर अलील है वो डोमिनेंट है, तो अगर एक कम अज़ कम एटलीस्ट दोनों अलील में से अगर एक अलील भी कैपिटल आर होगा तो फिर भी वो रेड होगा, अगर दोनों आर होंगे तो फिर भी वो क्या होगा, रेड होगा. इसे हम बोलेंगे होमोजाइगस, इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस. तो मतलब एटलीस्ट वन कैपिटल आर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास रेड फ्लावर हो जाएगा. देखें ये वैसे ये भी रेड फ्लावर है, ये हमारे पास जो जीनोटाइप है ये वाइट फ्लावर की है. अब इसके अंदर हमने तीनों इकट्ठे कर दिए हैं, तो फिर हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन होगा बच्चे वो ऑप्शन डी होगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर. अ साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशी ऑफ फ्लावर इन विच पर्पल कलोरेशन इज डोमिनेंट टू द वाइट. मतलब जो पर्पल है वो डोमिनेंट है और वाइट क्या है, रिसेसिव है. ही विशेज टू नो द जीनोटाइप ऑफ स्पेसिफिक पर्पल फ्लावर. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस would give him a definite answer of the फॉर द पर्पल फ्लावर जीनो. बच्चे आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी किसी चीज़ की हमने जीनोटाइप को डिटरमाइन करना हो तो हम उसको किसके साथ क्रॉस करवाते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाते हैं. तो फिर इस केस के अंदर जो हमारा अननोन पर्पल है जिसकी जीनोटाइप को हम चेक करना चाह रहे हैं, फिर उसको हम क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, वाइट फ्लावर के साथ करवाएंगे. क्यों, क्योंकि बच्चे वाइट क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है. मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि जब भी किसी चीज़ के हमने जीनोटाइप को डिटरमाइन करना होता है तो उसको हम क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के पास. अब चूँकि यहाँ पे वाइट होमोजाइगस रिसेसिव था तो इस वजह से उस अननोन पर्पल को हम क्रॉस करवाएंगे वाइट के साथ. नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, इन नेचर गार्डन पी इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग. बच्चे याद रखना नेचर के अंदर जो गार्डन पी को मतलब जो पी होते हैं बच्चे वापस में सेल्फ फर्टिलाइज होता है, लेकिन उनको बाद में उसने कहा था कि हम क्रॉस फर्टिलाइज खुद करवा सकते हैं, लेकिन नेचुरली वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट. अब बच्चे देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है येलो पॉड. तो जो पॉड का कलर होता है इसमें हमारे पास बच्चे जो येलो कलर होता है, येलो कलर वो हमारे पास बच्चे रिसेसिव होता है और जो पॉड का जो ग्रीन कलर होता है वो डोमिनेंट होता है. तो मीन ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट पहले बात करें वाइट फ्लावर. तो बच्चे इसके अंदर जो वाइट फ्लावर होते हैं वो रिसेसिव होते हैं और जो पर्पल फ्लावर होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता. थर्ड की बात करें बच्चे रिंकल्ड सीड, तो हमें पता है रिंकल्ड सीड वो भी रिसेसिव होते हैं और जो राउंड होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं. अगर लास्ट के ऑप्शन की बात करें एक्सियल फ्लावर, तो बच्चे जो एक्सियल फ्लावर होते हैं वो हमारे पास डोमिनेंट होते हैं और जो टर्मिनल फ्लावर होते हैं वो हमारे पास रिसेसिव होते हैं. और फिर इन चारों में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट और वो कौन सी है, एक्सियल फ्लावर. विच आर द फॉलोइंग इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस. बच्चे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम एट द वन टाइम एक करेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे होते हैं. ऑप्शन नंबर 1 को देखकर तो यहाँ पे हम 2 करेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर जस्ट हम एक करेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं. हम ट्रू ब्रीडिंग टाल को ट्रू ब्रीडिंग डवार्फ से क्या करवा रहे हैं, उसको क्रॉस करवा रहे हैं. तो यही हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस एग्जाम्पल होगी. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ड्यूरिंग टेस्ट क्रॉस इफ़ ऑल ऑफ स्प्रिंग आर फिनोटिपिकली डोमिनेंट दैन द पेरेंट्स आर. अभी आपको मैंने बताया था बच्चे, अगर किसी चीज़ की हम जीनोटाइप को चेक करना जा रहे हैं, ठीक है, और उसके ऑफ स्प्रिंग अगर सारे के सारे डोमिनेंट वाले आएंगे, अगर सब के सब ऑफ स्प्रिंग डोमिनेंट वाले आएंगे तो मतलब जिस चीज़ की हम जीनोटाइप को चेक करना चाह रहे थे वो होमोजाइगस हो, वो क्या होगी हमारे पास, होमोजाइगस डोमिनेंट हो. इसी तरह अगर उसके जो बच्चे जो ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं अगर वो हाफ डोमिनेंट होंगे हाफ रिसेसिव होंगे तो मतलब जिस चीज़ की हम जीनोटाइप चेक करने जा रहे हैं वो क्या होगी, वो हेट्रोजाइगस. अब क्योंकि यहाँ पर बताया गया, हमें कंडीशन बता दी गई कि जो ऑफ स्प्रिंग आ रही है वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, तो मतलब उनके फिर जो पेरेंट था वो क्या था, वो होमोजाइगस था. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब अ प्योर ब्रीडिंग टाल प्लांट वाज क्रॉस विद अ डवार्फ प्लांट, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप. आपको ऑलरेडी बच्चे मैंने ये क्रॉस करवा भी दिया था. इसके अंदर मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, हमारे पास ये 4 आएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी. अब उसने मेंशन कर दिया कि हेट्रोजाइगस की कितनी बच्चे होगी प्रोबेबिलिटी, तो हेट्रोजाइगस कितनी होगी, 50% होगी, मतलब 0.5. ऑप्शन बी इज करेक्ट. राउंड शेप्ड पी सीड इज क्रॉस विद अ रिंकल्ड शेप्ड सीड. दिस रेफर्स, तो बच्चे ये दोनों के दोनों वो ये ट्रू ब्रीडिंग हमारे पास राउंड शेप्ड पी सीड्स हैं और ये हमारे पास हैं ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड शेप्ड सीड हैं. तो मतलब ये दोनों के दोनों कौन से, ये पेरेंटियल हैं. इसको फिर हम क्या बोलेंगे, P1 जनरेशन बोलेंगे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म हैविंग जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी. तो बच्चे इस केस के अंदर उसके जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो टोटल जो है वो 4 टाइप्स के होंगे. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. आपने बच्चे याद रखना है कि जब भी वो हेट्रोजाइगस होगा तो हेट्रोजाइगस से 2 बनते हैं,
अब साथ टू ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे टू बनेंगे गैमेट्स, और एक कैपिटल पी स्मॉल टी, इससे भी कितने बनेंगे गैमेट्स 2, तो टोटल कितने बन जाएंगे वो 4 बन जाएंगे। अगर इनमें से अगर ये कंडीशन होती है, और से देखें कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, अगर ये कंडीशन होती तो फिर यहाँ से जस्ट 1 गैमेट बनना था और यहाँ से कितने बनने थे 2, मतलब फिर आंसर कितना आना था 3 आना था। लेकिन वो दोनों हेटेरोजाइगस से टोटल कितने बनेंगे 4 बनेंगे। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द फ्लावर्स इन F1 जनरेशन व्हेन अ 4 o'clock प्लांट हैविंग अ रेड कलर फ्लावर इज क्रॉस विद अ प्लांट कलर विद अ प्लांट दैट हैव वाइट कलर फ्लावर। बच्चे याद रखना, ये जो 4 o'clock जो प्लांट होता है इसके अंदर कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होती, इसके अंदर हमारे पास जो होती है वो ये जो होता है ना 4 o'clock जो प्लांट होता है बच्चे, ये शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। और इसकी F1 जो जनरेशन आती है उसके अंदर एक न्यू कलर अपेयर हो जाता है, और वो कलर कौन सा होता है, वो पर्पल कलर होता है। मीन्स की जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल पर्पल होते हैं। लेकिन जब इसका हम इसी F1 का आपस में इसको सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रेशो आती है वो फिर आ जाती है 1:2:1। मीन जो 1 होगा वो हमारे पास रेड वाला आ जाएगा, फिर 2 जो होंगे वो फिर पर्पल वाले आ जाएंगे, और जो 1 होगा वो हमारे पास वाइट वाला आएगा। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रेजेंटेड, बच्चों अब ये प्रेजेंट किया गया था इन 1865। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Mendel studied 7 pairs of traits of pea plant that were present। बच्चे वो सारे सारे जो ट्रेड्स थे उनके जो जीन्स थे वो कहाँ मौजूद थे, ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे याद रखना, जब भी हमने ट्रू ब्रीडिंग उसकी वैरायटी बनानी हो तो उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद आगे जितने भी ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो हमेशा अपने पेरेंट की तरफ होंगे, मतलब अगर पेरेंट उनका जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, सारे के सारे आगे जाएंगे वो होमोजाइगस डोमिनेंट ही आएंगे। अ पी प्लांट विद येलो सीड वाज क्रॉस्ड टू अ प्लांट हैविंग ग्रीन सीड, व्हाट विल बी द हैपन इन F1 इफ प्लांट्स आर ट्रू ब्रीडिंग। देखें ट्रू ब्रीडिंग होंगे तो हमें पता है बच्चे जो येलो है वो डोमिनेंट है, जो ग्रीन है वो हमारे पास रिसेसिव है, तो फिर F1 जो जनरेशन आएगी उसके अंदर सारे के सारे बच्चे क्या होंगे, वो येलो, क्योंकि येलो डोमिनेंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउ मैनी गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द जीन्स ऑफ अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच इज हेटेरोजाइगस फॉर द 4 लोसाई। बच्चे इसका अपने फार्मूला याद रखना है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2⁻n, और यहाँ पर जो n होता है वो होते हैं नंबर ऑफ लोसाई, जितने हमें लोसाई दिए गए। अब हमें बताया गया है कि वो जो हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो 4 लोसाई के लिए हेटेरोजाइगस है, फिर हम क्या लिख देंगे 2⁴। तो बच्चे इसको ऐसे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, मतलब 2 जो अपने 4 दफ़ा लिख लेना, 4 दफ़ा, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16। तो एक्चुअली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो आपने याद रखिए इसको करेक्ट कर लेना है। इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास 16। अगर हम ये कहता कि विच इज़ हेटेरोजाइगस फॉर द 5 लोसाई, फिर अगर हम 2⁵ करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा 32 आएगा। अब 2⁴ करेंगे तो आंसर 16 ही आएगा और वही करेक्ट होगा। मेंडल लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी या न्यू डार्विनिज्म। तो बच्चे में पता है कि मेंडल ने क्लासिकल जेनेटिक्स की बात की थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब बच्चे नेक्स्ट इसके अंदर हम मल्टीपल अलील्स की बात कर रहे हैं। मल्टीपल अलील्स हमारे पास क्या होते हैं, देखें जीन म्यूटेशन में प्रोड्यूस many different alleles of a gene and some genes may have as many as 300 alleles। बाद दफ़ा जो जीन म्यूटेशन की वजह से उसके 300 से भी ज़्यादा अलील हो सकते हैं। एंड ऑल सच अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन whose नंबर इज़ ग्रेटर दैन 2 these are called मल्टीपल अलील, कि जिनका नंबर वो 2 से ज़्यादा उनको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल अलील बोल रहे थे। लेकिन अपनी बात याद रखनी है कि इन मल्टीपल अलील में से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर इन सारे मल्टीपल में से एट वन टाइम जस्ट 2 अलील मौजूद होंगे, और हैप्लॉयड के अंदर उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 अलील मौजूद होगा। हैं ज़्यादा, लेकिन एट वन टाइम डिप्लॉयड के अंदर उनमें से कोई भी 2 होंगे, और हैप्लॉयड के अंदर उनमें से कोई भी 1 होगा। अब बच्चे यहाँ पे बात हम करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी ट्रेड्स भी होती हैं कि जिसको मोर देन 100 अलील्स क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन हम वही बात कर रहे हैं कि एट वन टाइम उस इंडिविजुअल के अंदर उन मोर देन 100 अलील में से जस्ट कितने अलील मौजूद होंगे बच्चे, 2 अलील ही मौजूद होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया कि लेट्स सपोज कोई ट्रेट है उसको 3 अलील कंट्रोल कर रहे हैं, A1 A2 A3। अब देखें अलील 3 कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर एट वन टाइम इनमें से कोई भी 2 होंगे, बेशक A1 A2 हो जाए या A1 A3 हो जाए, A2 A3 हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन मौजूद कितने होंगे बच्चे, जस्ट 2 अलील मौजूद होंगे। अब इसमें हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बच्चे जो ह्यूमंस के अंदर होता है, ये किसकी एग्जांपल है, ये भी मल्टीपल अलील के एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें बच्चे तो ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद हैं, और बच्चे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड अप टू 30 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा 30। अगर माइनर की बात करेंगे तो बच्चे आएगा 200। तो मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम बच्चे कितने हैं 30 हैं। एंड दिस सिस्टम आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ
specific molecule which are called the antigens that are situated on the surface of the। तो बच्चे हम जो कहते हैं ना ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, अभी हम इनको डिटेल से भी देखना, तो हम किसकी बेस पर कहते हैं बच्चे, एंटीजन की प्रेजेंस की बेस पर। और वो एंटीजन कहाँ पे होती हैं, वो रेड ब्लड सेल की सरफेस पर होती हैं। और जिन एंटीजन होती हैं, इनकी कंपोजिशन की बात करें तो दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होती है। एंड और यहाँ पे बच्चे हमने टू मेन जो मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम उनको हमने स्टडी करना है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, और साथ में हमने बात करना है रेसस RH सिस्टम की हमने बात करनी है। एंड दीज टू सिस्टम्स आर मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड विद रिस्पेक्ट टू दीज टू सिस्टम मे बिकम डेंजरस टू लाइफ। इनको ज़्यादा हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, अगर ब्लड ग्रुप मतलब ए पेशेंट को अगर हम ब्लड ग्रुप बी लगा देंगे, अगर वो उनके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है तो वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अब बच्चे माइनर की बात करें तो मोर देन 200 माइनर ब्लड ग्रुप्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो उनमें जो होती हैं बच्चे वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन नहीं आती, मतलब उनके अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो हम ज़्यादा फिर जो है वो मेजर को ही स्टडी करते हैं। एंड दीज आर रेयर ब्लड ग्रुप टाइप्स। One example of such blood group type other than ABO and RH is the MN blood group system। ये एक MN blood group system, ये भी एक blood group टाइप है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अब बच्चे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं। देखें इसके अंदर बच्चे हमने अभी बार बार डिस्कस करना है कि जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप A होगा तो बच्चे उसके जो रेड ब्लड सेल होंगे उनके ऊपर जो एंटीजन होगी वो एंटीजन A मौजूद होगी। ये देखें एंटीजन A मौजूद है, और उसके जो एंटी सीरा होगा उसके अंदर नेचुरली तौर पर जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो एंटीबॉडीज़ B होंगी। इस तरह ब्लड ग्रुप B की बात करें तो बच्चे उसके अंदर ब्लड ग्रुप B होगा तो उसके सरफेस पर एंटीजन कौन सी होगी, एंटीजन B होगी, लेकिन उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो A वाली होंगी। ब्लड ग्रुप AB की बात करेंगे तो बच्चे जो ब्लड ग्रुप AB होता है उसके अंदर एंटीजन A भी होगी, एंटीजन B भी होगी, लेकिन उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। ब्लड ग्रुप O की बात करें तो बच्चे ब्लड ग्रुप O के अंदर कोई एंटीबॉडीज़, तो बच्चे अगर हम ब्लड ग्रुप O की बात करें तो ब्लड ग्रुप O के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होती, ना एंटीजन A होती है ना एंटीजन B होती है। डायग्राम से नज़र आ रहा है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो दोनों होती हैं एंटी A एंड एंटी B। इसको हम फर्दर डिटेल से बच्चे देखते हैं। तो द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय द कार्ल लैंडस्टाइनर इन 1901 एंड ABO हैज़ 4 डिफरेंट फिनोटाइप। अभी मैंने बात की ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ABO। तो बच्चे इसके टोटल जो फिनोटाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द। तो उनकी हमने उनके जो डिफरेंस ला रहे हैं वो उसी बच्चे एंटीजन की बेस पर ही ला रहे हैं कि ब्लड ग्रुप O होगा, सॉरी ब्लड ग्रुप A होगा तो उसमें एंटीजन A होगी, ब्लड ग्रुप B होगा तो उसमें एंटीजन B होगी। अगर बोथ एंटीजन होंगी तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, अगर कोई भी एंटीजन नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। आगे बच्चे वही लिखा हुआ है कि एंटीजन A होगी तो ब्लड ग्रुप A, एंटीजन B होगी तो ब्लड ग्रुप B, अगर दोनों एंटीजन होगी तो ब्लड ग्रुप A भी, अगर कोई भी एंटीजन नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप O होगा। एंड बर्स्टेन ही एक्सप्लेन्ड द जेनेटिक बेसिस ऑफ द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1925 एंड द ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय अ सिंगल पोलीमार्फिक जीन 1 ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। मतलब क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर ये जीन 1 होता है, ये पोलीमार्फिक है, मतलब इसके मोर देन 2 अलील्स होंगे, और ये जो जीन होता है ये इसको ब्लड ग्रुप सिस्टम को इनकोड कर रहा होता है। और इस जीन के 3 अलील होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल I। बच्चे देखें अब अगर उस पेशेंट के अंदर, मतलब पेशेंट नहीं मतलब किसी भी अगर हमारे पास किसी पर्सन के अंदर अगर अलील IA मौजूद होगा तो फिर वो कौन से बच्चे एंटीजन बनाएगा, एंटीजन A, और उसका फिर ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप A। इस तरह अगर IB होंगे अलील IB तो वो क्या बनाते हैं, वो एंटीजन B बनाते हैं। अब इसी तरह अगर स्मॉल I हो जाएगा तो वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो अलील है अगर वो IA होगा तो इसने एंटीजन A बनवानी है, IB होगा तो इसने एंटीजन B बनवानी है, और अगर स्मॉल I होगा तो इसने कोई भी एंटीजन नहीं बनवानी। अगर इनके डोमिनेंस के रिलेशन की बात करें तो आपने याद रखना है कि बच्चे IA और IB ये आपस में को डोमिनेंस होते हैं। को डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि जो दोनों चीज़ होती हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करवाती हैं। मतलब क्या, अगर ये दोनों मौजूद होंगे किसी पेशेंट के अंदर, अलील IA भी होगा अलील IB भी होगा, तो दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे। मतलब कैसे कि जो I होगा वो अपनी एंटीजन A भी बनवाएगा, और जो IB अलील होगा वो अपनी एंटीजन B भी बनवाएगा, दोनों अपनी अपनी एंटीजन बनवा रहे हैं। अब चूंकि एंटीजन A भी है एंटीजन B भी है तो उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। तो मतलब हम डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो IA और IB वो आपस में क्या होते हैं, दे आर को डोमिनेंस। लेकिन इन दोनों का अगर I के साथ देखें तो बच्चे जो IA है वो स्मॉल I पे डोमिनेंट है, इस तरह जो IB है वो भी स्मॉल I के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। और फिर स्मॉल I क्या होगा बच्चे, वो रिसेसिव होगा। दोबारा सुन लें, अगर मैं IA अलील और IB का आपस में देखूं तो वो को डोमिनेंट है,
लेकिन इन दोनों का अलग अलग करके अगर हम स्मॉल आई के साथ देखेंगे तो ये वाले डोमिनेंट होंगे और स्मॉल आई क्या होगा, रिसेसिव होगा। मतलब फिर हमने यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर एक इस बंदे की जो जीनोटाइप है अगर उसमें जो अलील है वो कैपिटल ए और आई ए होंगे तो फिर भी उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर उसके अंदर आई ए और स्मॉल आई होंगे फिर भी ब्लड ग्रुप ए होगा। क्यों? क्योंकि आई ए इज़ डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आई। इस तरह ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो आई बी होगा फिर भी ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर आई बी स्मॉल आई होगा तो फिर भी ब्लड ग्रुप बी होगा, उसकी फिनोटिपिक वो बी होगी। लेकिन अब किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप वो ओ कब होगा, जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, मीनू के अंदर जो दोनों के दोनों अलील हैं वो स्मॉल आई होंगे, तब उस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब बच्चे यहाँ पर देखें, ये जो ब्लड ग्रुप अलील जो होते हैं दे स्टार्ट देयर एक्सप्रेशन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड कीप ऑन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ टिल द डेथ। इस वजह से थ्रू आउट लाइफ उस पेशेंट का जो बच्चे जो ब्लड ग्रुप होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब नेक्स्ट हम बच्चे एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं। तो जो बच्चे आफ्टर बर्थ के बाद बच्चे की जो पैदाइश उसके बाद कुछ मंथ के अंदर नेचुरली प्लाज्मा के अंदर ये कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। देखें बाद दफ़ा एंटीबॉडीज़ कब बनती हैं कि जब कोई फॉरेन कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो फिर वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। लेकिन याद रखना ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है बच्चे ये नेचुरली होनी, और जो बर्थ के आफ्टर फ्यू मिनट्स ये जो आफ्टर फ्यू बच्चे जो है हमारे पास मंथ उसके बाद ये बनना शुरू हो जाती हैं। अब हमने ये देखना है कि ये कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, और ये लाइन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीज आर नेचुरली अकरिंग इन द अब्सेंस ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंटीजन। ये किसी एंटीजन के क्रॉसपॉन्ड नहीं बन रही, मतलब ये किसी एंटीजन के रिस्पांस में नहीं बन रही, ये नेचुरली बन रही है। अगर उस बच्चे का पेशेंट का ब्लड ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसकी जो सीरम होगा बच्चे उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो बी वाली होंगी, मतलब अपोजिट करना है। इसी तरह अगर उस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है अगर उसका ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसके अंदर फिर एंटीबॉडीज़ ए मौजूद होंगी। अच्छा, अब अगर एक पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप था ए तो उसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, एंटी बी। अब हमने क्या किया, उस पेशेंट को ब्लड ग्रुप बी लगा दिया। अब जो ब्लड ग्रुप बी होगा उसके अंदर एंटीजन बी होगी लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, वो ए होगी। अब अगर हमने ए वाले को जो ब्लड ग्रुप था वो लगा दिया बी वाला, अब बी वाला ब्लड ग्रुप जैसे ही अंदर जाएगा तो जो ब्लड ग्रुप बी हम लगा रहे हैं उसके अंदर एंटीजन कौन सी होगी, बी। और ब्लड ग्रुप ए पेशेंट के अंदर ऑलरेडी नेचुरली तौर पर एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी बी। तो वो एंटीबॉडी बी आने वाली एंटीजन को फ़ौरन क्या कर देगी, उसको एग्लोनिटेट कर देगी, उसको किल कर देगी, उसका क्या बन जाएगा, उसका क्लम्प बन जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह अगर उसकी ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। अब इसी तरह अगर इस ब्लड ग्रुप बी वाले पेशेंट को हम ब्लड ग्रुप ए लगाएंगे तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, देखें ब्लड ग्रुप बी वाले के अंदर नेचुरली तौर पर क्या है, एंटी ए एंटीबॉडीज़ है। तो जैसे इसको ब्लड ग्रुप ए लगाएंगे, ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन होंगी तो वो एंटीजन उस जैसे ही अंदर जाएगी तो एंटीबॉडी से क्या कर देगी, एग्लोनेटेट कर देगी। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। बच्चे तो ब्लड ग्रुप ए होता है ना उसमें एंटीबॉडी ए होती है ना एंटीबॉडी बी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसमें बच्चे दोनों के दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, एंड द ब्लड सीरम कंटेनिंग द एंटीबॉडी इज कॉल्ड द एंटी सीरम। अब बच्चे ट्रांसफ्यूजन की बात कर लेते हैं। अब कोई भी जो ट्रांसफ्यूजन है, मतलब जब एक पेशेंट का ब्लड हम एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन को लगाते हैं तो वो आइडियली सेफ कब होगा, अगर वहाँ पे कोई किसी किस्म की पेशेंट रिसिपिएंट के अंदर कोई किसी किस्म की एग्लोनेटेशन नहीं होती, वहाँ पे क्लम्पिंग वगैरह नहीं होती। अगर बच्चे एग्लोनेटेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से मतलब जो रेड ब्लड सेल की जब वो डेथ होती है तो उसकी वजह से वो क्लम्प्ड सेल बन जाते हैं जो कैपिलरीज में से पास नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो भी हमने बच्चे ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करनी हो तो उससे पहले उन डोनर और रेसिपिएंट के आपस में क्रॉस मैच के जरिए उनकी कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। अगर उनके ब्लड ग्रुप आपस में कंपैटिबल होंगे तो लगाएंगे, अगर खुदा न खास्ता अगर वहाँ पर कोई इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है तो बच्चे उसकी वजह से फिर क्या होगा, डेंजरस हीमोलिटिक रिएक्शन अकर मीन डेंजरसली वो हीमोलिटिक रिएक्शन मीन कि वो जो रेड ब्लड सेल होंगे उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी और फिर ब्लड का लेवल और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और साथ में क्लम्पीज भी हो जाएगी। अब इसमें दो चांस बचे होंगे, गौर से सुने कि या हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज ये ब्लड ग्रुप ए है, ये बच्चे पेशेंट का, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ नेचुरली कौन सी होंगी, एंटी बी। इसको गलती से हमने ब्लड ग्रुप लगा दिया बी, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, एंटी ए। अब बच्चे पेशेंट जो ये पेशेंट है, ये मैं पी लिख लिया मैं, और ये मेरे पास ये है डोनर है, मतलब ये ऊपर वाला रेसिपिएंट है, नीचे वाला डोनर है। अब देखें रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है ना वो ए है, तो उसके अंदर जो एंटीजन होगी वो ए होगी और जो एंटीबॉडी होगी वो बी होगी।
डोनर को देखें तो डोनर का ब्लड ग्रुप बी है, तो मीन उसके अंदर एंटीजन बी होगी और एंटीबॉडी ए होगी। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास बच्चे ये होगी, पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब यहाँ पे रेसिपिएंट की एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी बी, वो आने वाली एंटीजन को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो डोनर की जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो रेसिपिएंट की एंटीजन को क्या कर देंगी, उसको एग्लूनेटेट कर देंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर। मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या आने वाले की जो डोनर है उसकी जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो रेसिपिएंट के एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, या क्या पॉसिबिलिटी है कि जो रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो आने वाले एंटीजन को क्या कर देंगी, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इस वजह से जो ब्लड ग्रुप ए है वो सिर्फ और सिर्फ हम या ब्लड ग्रुप ए वाले को लगाएंगे या ब्लड ग्रुप ए बी वाले को लगाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर एंटीबॉडीज़ ए मौजूद नहीं होती। इसलिए जो बी का है वो सिर्फ या बी को लगाना है या ए बी को लगाना है, क्योंकि उन दोनों के अंदर बचे हैं वो एंटीबॉडीज़ भी मौजूद नहीं होंगी। इसलिए जो ए बी है वो सिर्फ ए बी को लगाना है, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप जो ओ है वो हमने सिर्फ और सिर्फ किसको लगाना है, वो ओ को ही लगाना है। ब्लड ग्रुप ए बी कैन बी ट्रांसफ्यूज ओनली इनटू द ए बी रेसिपिएंट बिकॉज दे हैव नाइदर, क्योंकि उन दोनों के अंदर बच्चे एंटीबॉडीज़ तो होती नहीं है, सॉरी उन दोनों के अंदर जो है वो, हाँ उन दोनों के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती, लेकिन उनके अंदर एंटीजन वो दोनों होती हैं। इस तरह ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ के अंदर हमने कहा था कि जो ब्लड ग्रुप ओ बच्चे होता है उसके अंदर एंटीजन नहीं होती, लेकिन उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो दोनों होती हैं। तो इसी तरह जो बचे जो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है इसको हम जो है वो यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट के अंदर ये जो ब्लड ग्रुप ओ है ये हम ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। क्यों देखें, क्योंकि देखें जो ब्लड ग्रुप जो ओ है, अब बच्चे इसके अंदर हमारे पास एंटीजन तो है नहीं, जस्ट क्या मौजूद है, एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। और वो जो एंटीबॉडीज़ अगर थोड़े, हम स्मॉल अमाउंट की बात करें, स्मॉल अमाउंट में अगर हम ब्लड ग्रुप ओ लगाते भी हैं, अगर उस रिसिपिएंट के अंदर अगर बच्चे वो एंटीबॉडीज़ उसकी जाती भी हैं, तो उन एंटीबॉडीज़ को जो अदर टिश्यूज़ होंगे वो क्या कर लेंगे, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, या जो रिसिपिएंट का जो ब्लड स्ट्रीम उसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ का आ जाएंगे, डाइल्यूटेड हो जाएंगे, तो उनका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। इस वजह से हम ब्लड ग्रुप जो ओ है उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। Greater genetic analysis on the basis of blood group helps in solving cases of the disputed parentage. It can be used to prove that an individual is not the, मतलब अगर हम बाद दफ़ा बच्चे ये हॉस्पिटल के अंदर जब पेटर्निटी का प्रॉब्लम बन जाता है कि कहता है ये मेरा चाइल्ड है, कहता है ये मेरा चाइल्ड है, तो उस वक्त फिर हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करके उनके वो जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बच्चे देखें, अगर एक चाइल्ड है, अगर एक चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है ए बी, तो मतलब उसके अंदर अलील कौन से होंगे, अलील आई ए और अलील आई बी। इट कैन नॉट बी द चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट ऑफ द फिनोटाइप ओ। अब अगर उसका उनमें से एक भी, अगर उन मतलब फादर या मदर में से अगर एक का भी ब्लड ग्रुप ओ होगा, दूसरे का जो मर्जी ब्लड ग्रुप हो जाए, तो उनके चाइल्ड जो है वो कभी भी ब्लड ग्रुप ए बी का नहीं हो सकता। देखें ना, अब मैं आपको इधर बता रहा हूँ, लेट्स सपोज ये जो फादर था, चलो उसका ब्लड ग्रुप ए हमने मान लिया, लेकिन हम साथ ये कह रहे हैं कि मदर का क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए होगा या चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी फादर का ब्लड ग्रुप बी था लेकिन मदर का वही हमने ओ रखना है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, या चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बच्चे बी होगा या उसका कौन सा होगा, ओ होगा। तो मतलब ए बी की कंडीशन यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकती। इस तरह बात करें, a man of B phenotype can not be the father of blood group A child whose mother is phenotypic। मुझे वही बात आ गई, जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप है B, जब मैंने लिख दिया आई बी, या मैं लिख दूंगा आई बी और स्मॉल आई। अब उसकी वजह जो अपना a man of B phenotype can not be the father of blood group ए चाइल्ड वूज मदर, ठीक है। अब जो बच्चे जो फादर है ना उसका जो ब्लड ग्रुप है, जब मैंने क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बी है ना, दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, या आई बी होगा या आई बी स्मॉल आई होगा। अब उस चाइल्ड की जो मदर है वो ब्लड ग्रुप ओ वाली है, तो स्मॉल आई और स्मॉल आई। अब खुद बच्चे आप देखें तो यहाँ पर जो है वो जो बेबी होगा या उसका ब्लड ग्रुप बनेगा बी या उसका ब्लड ग्रुप बनेगा ओ, उस बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो ए कभी भी नहीं बन सकता। तो फिर मतलब इन क्रॉस के साथ हम जो है वो उनकी पैटर्निटी का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।